हेलो, कैसे हो आप साहब। तो आज हम आ चुके हैं लेक्चर नंबर 7 लेके, और हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। आज का हमारा टॉपिक एकदम छोटा सा होने वाला है। छोटा सा मेरा मतलब है कि आज सिर्फ हम एक कुछ चीज़ पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। आज का हमारा यही टॉपिक है, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, जैसे इसको पढ़ लेंगे ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इसके बाद आने वाले 2-3 लेक्चर बहुत भारी होने वाले हैं। ठीक है, तो आप भी उसी प्रकार से अपनी प्रिपरेशन रखिए। भारी से मेरा मतलब है कि लंबे होने वाले हैं, 1 घंटे के ऊपर भी जा सकते हैं। तो आप अपनी तरफ उस हिसाब से प्रिपरेशन करते रहिए और पढ़ते रहिए। अब ऐसा क्यों कि 1 घंटे के ऊपर सर वीडियो आएगा, वो इसीलिए बिकॉज अगले जो टॉपिक्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ 11th के लिए नहीं, 12th के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप CET नीट वगैरह देने की सोच रहे हो या JEE वगैरह देने की सोच रहे हो तो उसके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है VSEPR। क्या नाम है? VSEPR। आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा रहेगा, वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थियरी। उसके बाद टॉपिक आने वाला है वैलेंस बॉन्ड थियरी, VBT। उसके बाद आने वाला है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 3-4 टॉपिक अभी एकदम आने वाले हैं, मस्त मस्त वाले, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है, उसका जन्म कहाँ से होता है वो आज मालूम पड़ेगा कि ये VSEPR आया क्यों, क्या ज़रूरत थी उसकी। तो आज हम देखेंगे और मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले इस पे आते हैं जैसे कि ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता बरोबर से। ऑक्टेट रूल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सर आप तो अभी तक बोल रहे थे कि करता है। जी हाँ, करता है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स का नहीं। ये आपके टेजो का स्टेटमेंट है कि ऑक्टेट रूल डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। ये टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है कि ऑक्टेट रूल कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाता। ऑक्टेट रूल क्या कहता है हमसे कि अगर किस पे डिपेंड होता है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल डिपेंड होता है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन पे। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चलता है ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल हमसे कहना चाहता है कि अगर कोई भी एटम, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है 8, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा, वो होगा स्टेबल। यही कहना चाहता है हमसे ऑक्टेट रूल। लेकिन जब हमने देखा तो हर एक मॉलिक्यूल में ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा था। और ऑक्टेट रूल किसके ऊपर चलता है? इसके ऊपर, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जो भी इनर्ट गैस बन जाएगा वो स्टेबल होगा। अब ये ऑक्टेट रूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे तो बराबर काम करता है। अब ये सर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स, द कंपाउंड्स, ये मॉलिक्यूल्स which have carbon and hydrogen। ऐसे लोग को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ऐसे जिनमें कार्बन या हाइड्रोजन नहीं होता उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अभी देखेंगे समझेंगे तो आपको आएगा। ठीक है, क्या कह रहा था मैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पे ये ऑक्टेट रूल वैलिड होता है। ऑक्टेट रूल वैलिड। लेकिन ये वैलिड कहाँ नहीं होता? ऐसे मॉलिक्यूल्स देखे गए हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कम होके ज़्यादा होके भी स्टेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कम होके ज़्यादा होके भी क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि मेरे ख्याल से BeCl2, फिर मैं बोलूँ PF5, ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्टेट रूल ओ भी नहीं होता। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है?
outermost shell must contain 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये कहता है हमसे ऑक्टेट रूल। लेकिन ऐसे भी मॉलिक्यूल्स देखे गए हैं जैसे कि BCl2, BF5, इनमें ऑक्टेट रूल भी नहीं होता। अब आप देख सकते हो इनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नहीं होता उनको क्या कहते हैं हम, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनमें ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये स्टेबल होते हैं, दे आर स्टेबल। और ऑक्टेट रूल को बनाया इसीलिए गया था कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते फिर भी क्या है, स्टेबल है। डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, फिर भी क्या है, स्टेबल है। तो अब इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। और ऐसे लोग हमारे पास 3 प्रकार के आते हैं। एक आता है हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक आता है हमारे पास एक्सपांडेड ऑक्टेट, और एक आता है ऑड इलेक्ट्रॉन्स। ये 3 को पढ़ लेंगे, वैसे ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, लिख लो इतना फटाफट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मॉलिक्यूल्स ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है लेकिन फिर भी वो स्टेबल है। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे होते हैं LiCl, BeCl2, ऐसे वगैरह वगैरह, जैसे कि BF3, ये एक्सेट्रा, ऐसे सब मॉलिक्यूल्स। अगर इन सबका हम लोग बताने चले तो देखो Li में, यहाँ पे LiCl में Li के पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे Be के पास कितने हैं, Be in BeCl2 हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ 4 ही है आउटर मोस्ट में, 8 नहीं है, सिर्फ 4 ही है। और यहाँ पे B के पास कितने हैं, Be in BF3 हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हो यहाँ पे इन सब के पास देखो ऑक्टेट से, ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, जिसको हम कहते हैं लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर भी ये सब के सब मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं, ये सब के सब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये एक बात आती है। अगली जो बात आती है वो आती है एक्सपांडेड ऑक्टेट। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको इनकम्प्लीट ऑक्टेट बताना चाहता हूँ। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या होता है, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड आपने सुना रहेगा। थर्ड वाला पहले मैं बता दे रहा हूँ, ऑड इलेक्ट्रॉन्स। इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो हो गया हमारा, उसके बाद एक्सपांडेड अभी मैं बताता हूँ, कुछ टाइम में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऑड इलेक्ट्रॉन्स, तो आपने इसमें सुना रहेगा मेरे ख्याल से NO2, फिर NO, ये सब के बारे में सुना रहेगा। अब अगर मैं इनके स्ट्रक्चर्स बनाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे NO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, इस हिसाब से रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, फिर भी वो स्टेबल हैं। अगर मैं बनाऊं NO का स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आता है, N डबल बॉन्ड O, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4, ये ऐसा।
अगर आप इलेक्ट्रॉन गिनो तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर के इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप यहाँ पे गिनो तो ऑक्सीजन के पास तो ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 7 ही है, इस वजह से इसको कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनमें भी कुछ इस प्रकार से है कि इनमें ये 2 यहाँ पे देता है, यहाँ पे 1 2, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उसको दान में दे देता है। ठीक है, तो समझाते हैं, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दान में दे देता है। ध्यान से देखना, अभी आ जाएगा समझ में। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हो, अगर मैं एरो बना दूँ आपको समझ में आ जाएगा कि ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी कितने हैं? नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसीलिए इनको कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्टेट रूल से कम ही होते हैं, लेकिन ये ऑड नंबर में होते हैं, इवन में नहीं। इसमें और ऊपर वाले में क्या फ़र्क है कि इसमें देखो इवन नंबर के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें ऑड नंबर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक फ़र्क आ जाता है। अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास एक्सपांडेड ऑक्टेट। एक्सपांडेड ऑक्टेट का मतलब सुनते रहिए, तो मैं बोर्ड में मिटाता हूँ। एक्सपांडेड ऑक्टेट का मतलब ये होता है आसान भाषा में कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, फिर भी स्टेबल है, फिर भी स्टेबल है। कैसे? आइए समझते हैं। ये सब मॉलिक्यूल्स आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखाई देंगे, संसार में मिल जाते हैं सब मॉलिक्यूल्स। समझाते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैं बोलूँ सेकेंड वाला हम पढ़ना है, राइट? एक्सपांडेड ऑक्टेट। इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि इट हैज़ मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके एग्जाम्पल्स अगर मैं बोलूँ तो इनके एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि SF6, PF5 और यहाँ पे एक और होता है H2SO4। ये होते हैं इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स। आइए ज़रा देखते हैं इनके सबके सेंट्रल एटम कौन से हैं। इन सबके सेंट्रल एटम यहाँ पे है सल्फर, यहाँ पे है फॉस्फोरस, यहाँ पे है सल्फर। ठीक है, यहाँ पे भी सेंट्रल एटम कौन सा था? नाइट्रोजन। यहाँ पे भी सेंट्रल एटम कौन सा था? नाइट्रोजन। और सेंट्रल एटम में ही ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सेंट्रल एटम में ही क्या है? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बाकी जो साइड के एटम्स हैं उनके तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये फ़र्क आ जाता है। आप उससे इसको कंफ्यूज मत कर देना। वो जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था वो पढ़ा था NO3 1-2 लेक्चर पहले। मेरे को पता है आप सबके तेज़ दिमाग, मैंने बोला था ना कि हाँ मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, आप कंफ्यूज को कर रहा हो ताकि आपको क्लियर रहे। तो वो हमने तभी पढ़ा था NO3 के बारे में। किसके बारे में? NO3 के बारे में। ये अलग है, इसको इसके साथ मिक्स मत कर देना, ठीक है? चलो अब हम ज़रा सीख लेते हैं कैसे होता है। तो SF6 का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, S और ये 6 F इसके आजू बाजू में घिरे हुए रहते हैं। 1 2 3 4 5 6, अरे हो गए 3 3। तो ये कुछ इस प्रकार से रहते हैं। ऐसा, ठीक है, ऐसा रहता है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। रंगोली जैसा दिख रहा है ना आपको, बस वैसा ही रहता है इसका स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सल्फर ने फ्लोरीन के साथ 12 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। गिना देता हूँ मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर। यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ़र्क आ जाता है। ये मॉलिक्यूल स्टेबल होता है,
संसार में मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। अगर PFI की बात करूँ तो जो फॉस्फोरस होता है वो होता है नाइट्रोजन फैमिली का, नाना पाटेकर ऐश्वर्या वाला, ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली का। और नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो फॉस्फोरस में भी कितने होते हैं 5, और ये पांचों के साथ बॉन्ड बना लेता है। पांच फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉस्फोरस। तो ये भी ऑक्टेट रूल से ज़्यादा है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, किधर गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, लेकिन ये स्टेबल होता है। ये सारे के सारे कंपाउंड कैसे होते हैं, स्टेबल। H2SO4 का स्ट्रक्चर बना है तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, SO, चलो थोड़ा ऊपर बनाते हैं, SOOHOH। ये देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे इस सल्फर ने 12 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पे भी सल्फर ने कितने लिए हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर, 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर के। लेकिन ये भी क्या होता है, स्टेबल होता है। अब आप सोच रहे होंगे इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, उसको बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड, फ्लोराइड, आई एम सो सॉरी, माय मिस्टेक। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। ऐसा नहीं है किसी फ्लोराइड के साथ ही बनाता है स्ट्रक्चर, ये और भी लोगों के साथ बनाता है। जैसे कि आपने एक और स्ट्रक्चर सुना रहेगा PCl5, ये एक और स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे ये PCl5 क्या है, ये है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर भी इसी की तरह होता है। अगर यहाँ पे बना दूँ तो F F F F F, देखो ये और ये स्ट्रक्चर FF क्यों लिख दिया मैंने, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ऐसा होता है ये कि इसमें फॉस्फोरस के साथ कितने 5 क्लोरीन लगे हुए हैं, PF5 PCl5, ऐसा होता है, ठीक है। इनमें भी देखो, अगर ध्यान से देखो तो फॉस्फोरस के पास कितना है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आप मेरे ख्याल से आपके टेक्स्ट बुक में ये वाला एग्जांपल दिया रहेगा PCl5 वाला, तो मैंने आपको दोनों पढ़ा दिए, PF5 भी और PCl5 भी। तो क्या और भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, PBr3, PBr5, PBr3 भी होता है, PBr5 भी होता है, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। आपको जितना मैं खाली करा रहा हूँ उतना ध्यान दीजिए आप। हाँ, अगली बात यहाँ पे आप देख सकते हो कि सल्फर ने यहाँ पे 12 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन सल्फर एक और कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड। इसका मतलब होता है SCl2। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सल्फर ने अपना ऑक्टेट रूल फॉलो किया है। कैसे दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर है, तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। मतलब कि पहली बात तो आपको आज ये समझ में आई कि कोई भी मॉलिक्यूल अपना नहीं होता, सब दोगले होते हैं। यहाँ पे सल्फर एक ही जगह पे, यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। ये एक्सेप्शन होता है। आज से आपको एक नया वर्ड सीखने मिलेगा, एक्सेप्शन। क्या मिलेगा, एक्सेप्शन।
ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि एक्सेप्शन क्या होता है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होती है, एक्सेप्शन। उसी हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी है। केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक का वो चैप्टर है जिसमें आपको एक्सेप्शन की दुनिया भरपूर मिलेगी, भरपूर एक्सेप्शन मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। अभी हम जब सीखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक ही मॉलिक्यूल कितने अलग अलग रंग रूप दिखाता है, ठीक है। सब धीरे धीरे कवर करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अभी आप धीरे धीरे आ रहे हो उस फेस में कि हाँ एक्सेप्शन पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, उस वाले फेस में भी आप धीरे धीरे आ रहे हो, पहुँचोगे, तब पढ़ोगे ध्यान से। अब एक और चीज़ है, दो चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। कौन? हमारा ऑक्टेट रूल। सबसे पहला तो वो ये है कि वो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री या शेप। अब ज्योमेट्री क्या होती है कि 3D में उसको कैसे अरेंज किया जाए। जैसे अगर मैं ये बोलूँ तो ये ज्योमेट्री हो गई, ये बोलूँ तो ये ज्योमेट्री हो गई। तो ये 3D में कैसे अरेंज किया जाए उसको बोलते हैं ज्योमेट्री, या शेप कैसा दिखता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए VSEPR का जन्म होता है। अगर मैं लिखूँ आपको, it fails to explain shape and geometry of the molecules। इसको कौन सुधारेगा? इसको सुधारेगा हमारा बड़े भाई साहब जिनके नाम है VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। एक और चीज़ है जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, वो एक और चीज़ ये है कि सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड ही है। देखो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनता है। कोवैलेंट नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हो, पूरा का पूरा लेक्चर है कोवैलेंट के ऊपर। ये कि ये देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये सारे के सारे क्या है? कोवैलेंट है। तो कोवैलेंट जो बॉन्ड होते हैं, इट फेल्स टू एक्सप्लेन, जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो ये फेल हो जाता है, मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड है, फिर भी सबकी एनर्जी क्यों अलग अलग है, सबकी एनर्जी क्यों अलग अलग है। एनर्जी का मतलब कि सब लोग को तोड़ने के लिए बराबर एनर्जी। जैसे कि मान लो आपके पास, मैंने ये उसी प्रकार से है कि 5 बच्चों को बुलाया मैंने, एक एक लकड़ी दे दी पतली सी, सबने तोड़ दी। अब वहाँ पे 5 बच्चों ने क्या किया? सब एक एक लकड़ी को तोड़ दिया। लेकिन अगर जब मैं 5 लकड़ी को तोड़ूँ एक साथ तो नहीं टूट पाती, टाइम लगता है। तो यही यहाँ पे कहना चाहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड तो सभी है, तो इसको तोड़ने में एनर्जी क्यों अलग अलग लग रही है। तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवैलेंट बॉन्ड। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एनर्जी, ये यहाँ पे अगर हम स्पेसिफाई कर दें, डिफरेंट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवैलेंट बॉन्ड, इसको एक्सप्लेन करता है आगे चल के VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी बहुत पढ़ चुके रहोगे, तो इतना कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच।